नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी मैंने यूनिट 1 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनको हम यहाँ पे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी नोट्स हैं जो कि आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे जो कि यूनिट 1 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार यूनिवर्सिटी इन्हीं को घुमा फिरा के पूछती है। ठीक है, और इनके भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे सारे। ठीक है, और डायग्राम भी देखेंगे इनके। ठीक है, क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं वो भी देखेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी देखेंगे। तो बिल्कुल शांत हो गया, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, एक एक चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं आपको एक बिल्कुल दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्त की तरह हम जब अपने कोई क्लासमेट होता है उससे ही पढ़ते हैं तो वो भी हमको एक लाइन में बता देता है चीज और हमको समझ आ जाती है। तो बिल्कुल उसी बात उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम टीचरों से तो काफी पढ़ते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में अब मैंने अलग क्या किया है। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ा तो ये काफी सारे यूट्यूबर्स ने रखा है सब्जेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता क्या रहा हूँ। ठीक है, मेनली मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए देखा है वो कर क्या रहे हैं, फिलहाल आपको बहुत ही ज्यादा हेडिंग हेडिंग लिख दी और बिल्कुल वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहां पे थ्योरी में आपको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ना तो वो बता रहे हैं वो एग्जाम में। ठीक है, और ना ही रियल लाइफ एग्जाम्पल ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हर चीज की भरपूर मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूनिट 1 कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि एंटरप्रेन्योर हमारे होते कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, स्कोप क्या है, नीड क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक बार हम डेफिनेशन पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बस आप पढ़ते रहें। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। ठीक है, हु आइडेंटिफाई, स्टार्ट, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट ए बिजनेस। जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, स्टार्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड ऑपरेट करता है एक बिजनेस को। ठीक है, मतलब सबसे पहले उनने आइडेंटिफाई की मार्केट में किस किस प्रोडक्ट की कमी है। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को बनाने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कहाँ वो चीज बिकेगी, कैसे रखनी है, उसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और वहां पे उसने क्या किया, एक बिजनेस को ऑपरेट किया। किसने, एक इंडिविजुअल ने। तो वो इंडिविजुअल हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, और क्या आता है, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क। अपने पास जो पैसा आया वो लगाता है अपने बिजनेस में, किसके लिए, इन होप ऑफ प्रॉफिट। ये लास्ट वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, वो क्या करता है, रिस्क लेता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है। जो भी उसके पास मनी बनी होती है पड़ी हुई, ठीक है, या लोन लेता है, जैसे भी करता है, तो वहां पे वो प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, रिस्क लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताए थे, बताने को कही थी, तो ये रहे वो 4 एग्जांपल। ठीक है, इन सभी को चारों को आप जानते होंगे। सबसे पहले है रतन टाटा जी, जो कि टाटा ग्रुप ऑफ के मालिक हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एलोन मस्क, यहाँ पे स्पेसएक्स नाम की इनकी कंपनी है चाइना में। ठीक है, तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने खुद से अपने आइडिया पर वर्क करके एक कंपनी को स्टैब्लिश किया है जो कि आज इनको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ठीक है, जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए, इन्होंने एप्पल को बनाया है। मुकेश अंबानी जी हो गए जो कि रिलायंस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिनका जियो है। ठीक है, तो ये चारों कौन हो गए, हमारे एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सबसे बड़े लेवल के एंटरप्रेन्योर आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए काफी मेहनत किया है, काफी चीजें सीखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से वर्क किया, वो मैंने इस डायग्राम में समझाया है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है दोस्तों, वो सबसे पहले क्या काम करता है, वो मार्केट में गैप ढूंढता है। ठीक है, गैप कैसे मिलेगा उसको, कोई भी जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके जो उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये बन गया इसका, अगर आपको 10 मार्क्स में पूछा जाए। ठीक है, जो आइडिया क्रिएट करता है, ठीक है, रिस्क उठाता है, लीड करता है अपनी टीम को, इनोवेट करता है नए प्रोडक्ट को, मार्केट को एनालिस्ट करता है। ठीक है, मार्केट एनालिस्ट होता है एक तरीके से कि कहाँ चीज की कमी किस एरिया में है, किस चीज की कमी किस एरिया में है, उसको आइडेंटिफाई करता है। और फ्यूचर ओरिएंटेड इसकी थिंकिंग होती है, वेल्थ को जनरेट करने के लिए काम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अभी समझ नहीं आया, एक बार और समझते हैं। देखो इस तरीके से कहानी की तरफ से समझते हैं इसको। सबसे पहले एक व्यक्ति है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए आप ही हो। ठीक है, आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उसको प्रॉब्लम को सोल्व आपको करना है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक आइडिया चाहिए होगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आइडिया भी आपको आ गया, अब आपको नीड पड़ेगी पैसे की। ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सर्विस लॉन्च करनी है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको टीम चाहिए, आपको गैजेट्स चाहिए। ठीक है, हर चीज चाहिए आपको, वो आएगी पैसे से। तो पैसे के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी अपने पेरेंट्स से पैसे लेने होंगे। ठीक है, नहीं तो लोन लेना होगा। ठीक है, तो ये आप रिस्क उठा रहे हो अपनी मनी को, ठीक है, एक नए बिजनेस पर लगाकर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जब आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पे आप खुद लीडर भी हुए। ठीक है, जब आप लीडर हुए तो वहां पे आप इनोवेशन कर रहे हो एक नई सर्विस का या प्रोडक्ट का। ठीक है, और आप जब प्रोडक्ट का इनोवेशन कर रहे हो तो आप फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग भी रखोगे कि यार मेरा प्रोडक्ट फ्यूचर में कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ये कोई और कॉम्पिटिटर ऐसा ना आ जाए कि जो मेरे प्रोडक्ट से अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट निकाल दे। ठीक है, उसके लिए आप मार्केट को एनालिस्ट भी करोगे। ठीक है, मार्केट एनालिस्ट रखोगे या खुद से मार्केट को एनालिस्ट करोगे। ठीक है, कि मार्केट में किस चीज की कमी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे अच्छा मिल रहा है। ठीक है, वो भी करोगे। ठीक है, जब आप ये करोगे तो आप
यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, कहीं ना कहीं आप जॉब भी जनरेट कर रहे होगे, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात आती है, इन सभी को छोड़ने के बाद आप अपने लिए वेल्थ जनरेट कर रहे होगे। वेल्थ मीन्स पैसा, ठीक है, जो कि जॉब से आपको फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका बिजनेस बढ़िया चल जाता है तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे मनी जनरेट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो इतनी बात आपको इसमें समझ आ गई होगी, ठीक है। मेन पॉइंट मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद ये रियल लाइफ एग्जांपल आप लिख सकते हो, और ये डायग्राम भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, और मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और इनको भी अगर डिटेल में लिखने आ जाए तो आप आइडिया क्रिएशन हेडिंग डालकर, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप अपनी हेडिंग बना के लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, उन पे भी हम आएंगे, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, आपको बस ये 3 मेन पॉइंट इसके बता देने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनोवेट करता है, ठीक है, चीजों को, ठीक है। एंड सीक मींस तलाश करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज को। मतलब आपने सपोज करो एक कंपनी खोली जिसमें आप पेन बनाते हो, ठीक है। अगर आप पेन बना रहे हो, आपके पेन अच्छे बिक रहे हैं, तो आप क्या बनाओगे इसके साथ में, कि आप एक नया प्रोडक्ट और ऐड कर दोगे, ठीक है। आपने कॉपी बनाई, ठीक है, कॉपी ऐड कर दी। जैसे क्लासमेट है, क्लासमेट क्या करता है, सबसे पहले उसने कॉपियां बनाई थी, अब उसके पेन भी आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। वो चले ना चले, लेकिन वो वहां पे अपने चीजों को एक्सप्लोर करता रहता है, ठीक है, कि क्या पता कोई प्रोडक्ट अच्छा निकल जाए जो उसका मेन प्रोडक्ट है उससे भी, ठीक है। तो उस तरीके का पॉइंट भी आप लिख सकते हो, टू क्रिएट एंड डिलीवर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, ओके। अब सर्विस क्या होती है, जैसे कि आपको टीचिंग है, ये सर्विस में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। आप किसी को टीचिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, आपके जैसे फिजिक्स वाला जो बेन कंपनी है इस टाइम पर, ठीक है, एजुकेशन की, ठीक है, वो क्या कर रही है, ठीक है, जो अलग सर हैं बेन वहां के, वो उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी एक बनाई हुई है जिसपे मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने एक सर्विस क्रिएट कर रखी है, ठीक है। वो कोर्स सेल कर रहे हैं अपने, जो कि बच्चे खरीद रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बेस्ट वहां पे कंटेंट वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे कम प्राइस में, ठीक है। और इसी तरीके से गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब प्रोडक्ट हो गया कोई भी, जैसे कि आप महिंद्रा को ले लो, जो भी कार बनाने वाली कंपनी है उसको ले लो, ठीक है। या कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप दुनिया का, वो क्या है, प्रोडक्ट सेल कर रही है अपने, ठीक है। तो वो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। सर्विस और गुड्स में आपको समझ आ गया होगा क्या होता है दोनों। अब दे यूज देयर रिसोर्सेज, अब जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं वो सारे लगाता है बेचारा, ठीक है। जैसे उसके पास जमीन है तो वो अपनी जमीन का भी यूज करेगा, उसके पास पैसे हैं वो पैसे का यूज करेगा, ठीक है। जो भी चीज उसके पास है वो अपने बिजनेस में झोंक देगा, ठीक है, कि हाँ भाई किसी तरह मेरा बिजनेस ग्रो हो, ठीक है। इंक्लूड उसका टाइम, अपना पूरा टाइम लगाएगा, मनी लगाएगा, स्किल्स जो भी उसने सीखी है वो भी उसमें यूज करेगा टू ग्रो देयर बिजनेस। तो वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि अपनी पूरी लगन के साथ, ठीक है, बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है, स्टार्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है बिजनेस को, फाइनेंशियल रिस्क उठाता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तलाश में रहता है न्यू अपॉर्चुनिटी के, क्रिएट करता है नए नए गुड्स और सर्विस को, ठीक है, इंक्लूडिंग, ठीक है, और यूज करता है अपने सारे रिसोर्सेज को, टाइम को, स्किल्स को, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर आपको समझ आया, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बस प्रोसेस, ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई, ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है नए बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और बिजनेस को ढूंढना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना, यही प्रोसेस हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तो जो बिजनेस को करता है इंडिविजुअल वो हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये प्रोसेस, मतलब प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क टू क्रिएट एंड रन ए न्यू वर्चुअल एंड द गोल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, काफी जगह मैंने आपको देखी, तो ये मैंने बना के यहाँ पे लिखी है, तो इसको भी एग्जाम में आप पढ़ के एक बार आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने का, अपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का, ये सारा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के जो हमने क्वेश्चन में देखी थी, यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, इसको पूछा जाता है नीड पूछी जाती है। इसको देख लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसको आपको एग्जाम में किस तरीके से अटेंड करना है दोस्तों, मैंने मेन पॉइंट में आपको बताना चाहता तो इस तरीके से भी लिख सकता था, ठीक है। आपको इस तरीके से पढ़ा हुआ भी काफी देर तक याद रहता है, और काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स पिछले वीडियोस पर रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी मैंने आपको लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहता था अपनी तरफ से, जो कि इस सब्जेक्ट में कमी थी, जो यूट्यूब पर कंटेंट पड़ा हुआ है वहां पे, वो आपको बता नहीं रहा था कि एग्जाम में आपको किस तरीके से हेडिंग में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हेडिंग बनाओ, ठीक है, आप हेडिंग बना रहे हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक आप लिख रहे हो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, रिस्क टेकिंग आप होने चाहिए, ठीक है, विजनरी अप्रोच, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कैसी है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, वो कैसी है आपकी, डिसीजन मेकिंग कैसी है, लीडरशिप कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, कस्टमर ओरिएंटेड हो कि नहीं हो आप, ठीक है, फैशन एंड कमिटमेंट कैसी है आपकी, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, नेटवर्क कैसे है आपके, नेटवर्किंग स्किल्स कैसी, तो ये सारे पॉइंट आपके निकल के आते हैं, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, बस हेडिंग पढ़ के चले आते हैं, और वहां पे जब लिखने की बारी आती है तो रिस्क टेकिंग में कुछ भी कुछ बना के लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो भी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, हम भी ऐसे लिखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। तो अच्छे मार्क्स के लिए आप सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी बना के लिख रहे हो वैसे लिखो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि इसको ही रट्टा मार के जाओ, जैसे लिख रहे हो बना के वैसे लिखो, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको बस एक एग्जांपल ऐड कर देना है हर हेडिंग में, ठीक है। जैसे इनोवेटिव थिंकिंग है, इसमें आप क्या लिखते हो कि आउटसाइड बॉक्स आपको सोचना होगा, ठीक है, नए प्रोडक्ट को
डेवलप करने के लिए, नए आइडियाज को सोचने के लिए, सर्विस देने के लिए, जो कि हमारी सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे, ठीक है। तो वो हमारी क्या हुई, इनोवेटिव थिंकिंग। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल में लिख दो कि डेवलपिंग एन ऐप दैट सॉल्व ए डेली प्रॉब्लम, जो कि हमारी डेली की प्रॉब्लम है, एक आपको ऐसी ऐप बनानी है जिसमें हम अपनी डेली की प्रॉब्लम लिख सकें और उनको एक एक करके सोल्व करते चले जाएं और वहां से काटते चले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो, ये भी आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए। इनोवेटिव थिंकिंग में आता क्या है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, ठीक है, कुछ नया सोच रहे हो जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है भी, तो उसके कॉम्पिटिटर बहुत कम है, आप उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को अच्छे से ग्रो अपने बिजनेस को कर पाओगे उसको साथ में लेकर के, ठीक है। तो ये हमारी इनोवेटिव थिंकिंग हुई, ठीक है। अब रिस्क टेकिंग में क्या आता है, ठीक है, रिस्क टेकिंग में भी आपको उसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे हम कैलकुलेट रिस्क लेते हैं टू अचीव देयर गोल, ठीक है, नोइंग देयर आर चांस ऑफ फेलियर, ठीक है। क्या क्या आपके चांसेस हो सकते हैं फेलियर के, वो भी ध्यान में रखते हुए आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप रट्टा मार के जाओ, मैं रट्टा के बिल्कुल खिलाफ हूं, ठीक है। आप बस मेन आइडिया उठाओ यहाँ से, ठीक है। मेन आइडिया जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है बाद में आपके लिए, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि बस आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, 2 लाइन लिखी, एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बस कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं रिस्क टेकिंग में, और जो भी हमारे फेलियर के चांसेस होते हैं वो भी हम अपने पता करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप क्या लिखोगे इसके, कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं नए मार्केट में अपने पैसे को, ठीक है, जहां पर हमको अनसर्टेन रिजल्ट भी मिल सकते हैं, मतलब 50% चांस है, 60% चांस ग्रो होने के हैं, लेकिन 40% चांस वहां पर, ठीक है, लॉस होने के भी हैं। तो इस तरीके से हम पूरा कैलकुलेट करके रिस्क लेते हैं कि कितने परसेंट चांस प्रॉफिट का है, कि 90% चांस प्रॉफिट का है, 10% लॉस का, तो हम वहां पे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो वर्क होता है बिजनेस का वो रिस्क पर चलता है, ठीक है। कंपनी को प्रोडक्ट निकालती है, वो अपने रिस्क पर निकालती है, इन्वेस्ट करती है शुरू में, अब वो पब्लिक के ऊपर रहता है कि वो उस पर कैसे रिस्पॉन्स करें। अब विजनरी अप्रोच आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको यूज करें, मैं तो ये बोलूंगा। ये पॉइंट अच्छा था, मैं यहाँ पे 2 ही पॉइंट आपको लिख के दिखाने वाला था बस, ठीक है। ये मैंने तीसरा लिख दिया कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर हैव ए क्लियर विजन, ठीक है। आपका भी एक अपना क्लियर विजन होना चाहिए लाइफ के लिए, ठीक है। व्हाट दे वांट टू अचीव एंड हाउ टू देयर अचीव देयर गोल, मतलब आपको क्या अचीव करना है, व्हाट दे वांट टू अचीव एंड हाउ टू रीच देयर गोल, और उस तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा विजनरी अप्रोच में आता है, मतलब हम प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाते हैं फॉर बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब 4th पॉइंट में आता है डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको मतलब तेज और सही डिसीजन लेने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना लिख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में आप बना के लिख देना और एग्जांपल दे देना एक, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अपनी जो भी टीम है उसको गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट रखना आपका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर बना के रखना, ठीक है, उनके अंदर काम के लिए लगाव पैदा करना, ठीक है, डेडलाइन सेट करना, वो सारा काम लीडरशिप में के अंदर आता है, ठीक है। किस तरीके से आप अपनी टीम को कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है, वो सारा लीडरशिप में आता है, ठीक है। मोटिवेट भी करना है, हंसाना भी है, किस तरीके से आपको रखना है, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर लीडरशिप की आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। आपको मार्केट के ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड, यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करने से मतलब ये नहीं है कि आप पेन बना रहे हो तो आपने पूरा पेन बनाने के बाद आपने घड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप पेन बना रहे थे सिंपल रिफिल वाला, तो आपने इनोवेट किया, कुछ इस तरीके का पेन बनाया, नए नए मतलब अपने प्रोडक्ट में मतलब और वहाँ पे एडवांसमेंट आप करते हैं। जैसे आईफोन है, हर साल बदल जाता है कि आईफोन 11, 12, 13, 14, मतलब उसी प्रोडक्ट को और इनहेंस करते चले जाते हैं वो। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आता है कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब जो कस्टमर की नीड है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्या नीड है, और उनको सेटिस्फाई करना पर भी आपको फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कल को आपके पास वो कस्टमर नहीं आ रहा दोबारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करने के बाद वो आपके पास ही दोबारा है, ऐसा आपका प्रोडक्ट सर्विस होना चाहिए। पैशन एंड कमिटमेंट आपको होनी चाहिए, ठीक है। डीपली पैशनेट अबाउट देयर वर्क, मतलब आपको डीपली, ठीक है, पैशनेट होना होगा अपने वर्क के लिए, ठीक है। 9th 10th पॉइंट को आपको कितना भी लिख सकते हो इन दोनों पॉइंट में। रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है कि जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका पैसा हो गया, ठीक है, जो भी आपकी जमीन हो गई जहाँ पे आप अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हो, फैक्ट्री हो गई, जो भी चीज़ आपके पास है उसको कैसे आपको मैनेज करना है, वो सारा रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। नेटवर्किंग स्किल्स में दोस्तों आता है जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक है, अच्छे बुरे जो भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारे नेटवर्क स्किल के अंदर आता है, नेटवर्किंग स्किल्स के अंदर आता है, सॉरी, ठीक है, ओके। तो ये हुआ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे 10 कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं, काफी है इतनी। अगर आप 7, 6, 5 भी लिख दोगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के बताया, तो वो भी लिखी हुई दिखाई देगी एग्जामिनर को। वो लाइन बाय लाइन पढ़ता नहीं है, केवल हेडिंग देखेगा, आपका लिखने का तरीका देखेगा और आपको नंबर वहां पे मिल जाएंगे। वर्ड बाय वर्ड कोई नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आपको ये भी नहीं गाना ही लिख दिया, तो उससे मिलते जुलते पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। शुरू के 1-2 पॉइंट आपको कुछ अच्छी सी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, कुछ मेन ऐसे वर्ड ऐड करना है जिसपे वो नंबर दे, और बाद में तो बस आपको पता ही है, ठीक है, आप 4th ईयर में हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो इस जो क्वेश्चन में हमको मेनली 4 पॉइंट पर फोकस करना है। द पर्सन, द टास्क, द एनवायरमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 4 हेडिंग बना के उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो है कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी लैंग्वेज में। जॉन खाओ हैज डेवलप्ड ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जॉन खाओ नाम के जो थे, इन बंदों ने बनाया था इसको, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को इन हिज आर्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 1989 में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 4 मॉडल दिए थे, 4 एक्सपेक्ट दिए थे, ठीक है। इस मॉडल में कौन कौन से, द पर्सन, ठीक है, द टास्क, द ऑर्गेनाइजेशन और द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एक एक करके इसको समझते हैं क्या है। तो द पर्सन को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी, ठीक है। जो भी हमारा एक पर्सन होता है वो एंटरप्रेन्योर जब बनता है तो उसको हम एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ लो, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, द ओवरऑल सक्सेस ऑफ ए न्यू वेंचर, ठीक है, लार्जली डिपेंड्स अपॉन द स्किल, क्वालिटी, ठीक है, और उसकी ट्रीट्स कैसी हैं एंड डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो कि पूरी ओवरऑल सक्सेस होती है, ठीक है, किसी भी एंटरप्रेन्योर की या द पर्सन की या एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी की, ठीक है। ये हेडिंग सेम ही है, लेकिन आपको जब डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, और जब हेडिंग में एक्सप्लेन करोगे तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी, तो इसमें आपको मेनली उन चीजों के बारे में लिखना है जो जो गुण, क्वालिटी या स्किल या फिर डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय उस बंदे के अंदर होना चाहिए और जो उसको कामयाब करता है, ठीक है। ओवरऑल सक्सेस डिपेंड करती है जिसकी, उन स्किल्स को इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैपेबल एंटरप्रेन्योर इज मोर लाइक्ड टू सक्सेस, ठीक है। एक कैपेबल और स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो सक्सेस को ज्यादा सक्सीड कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरियल टास्क, ठीक है, द टास्क, ठीक है। यहाँ पे द टास्क था, यहाँ पे आपको लिखना है एंटरप्रेन्योरियल टास्क। क्या क्या टास्क आपको करने पड़ते हैं। द एंटरप्रेन्योरियल मेन जॉब इज टू आइडेंटिफाई एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो आइडेंटिफाई करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज को और उनके एडवांटेजेस उठाता है, ठीक है। द इन्वॉल्व्स मेकिंग स्मार्ट डिसीजन अबाउट वेयर एंड हाउ टू फोकस देयर एफर्ट टू ग्रो द बिजनेस। वो सबसे पहले अपने स्मार्ट डिसीजन से आइडेंटिफाई करता है कि कहां मुझको लगना है, कौन से काम में ज्यादा प्रॉफिट होगा और कितना एफर्ट कौन से काम में डालना है, ठीक है। तीनों बातों पर वो गौर करता है, ठीक है। सही डिसीजन लेता है, कहां पर करना है वो समझता है, कितना करना है वो समझता है, ठीक है, और जिससे कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या आता है, इट्स इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम मेनली वर्क किस पे करते हैं, इन्वायरमेंट से आप खुद समझ रहोगे क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। कंपिटिटिव जो भी प्रेशर आते हैं हमारे, जो हमारा कंपटीटर होता है उसका भी प्रेशर हमको होता है, ठीक है, हमारे आसपास, ठीक है। तो उससे भी हमको लड़ना पड़ता है, ठीक है। उससे अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए उससे कम प्राइस में रखना पड़ता है, क्वालिटी को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सोशल वैल्यूज क्या है हमारे प्रोडक्ट की, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ता है, स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी और ईटीसी, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के हमको जो जो बातें हैं वो इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, एक मिनट, यहाँ पे 4th पॉइंट आता है इसका ऑर्गेनाइजेशनल। सो ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, कंटेक्स्ट। अब इसमें हमको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। थोड़ा तो ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरीके का समझते हो तो वो उसकी बातें लिखनी है। द रेफर टू द सीटिंग वेयर द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज हैपन विद इन ए कंपनी। जहां पर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज हो रही हैं जो सी कंपनी में, तो वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये बता सकते हो इट्स इंक्लूड कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपकी पॉलिसीज हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम हो गए एंड आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने पर हमको दिखती है, ठीक है। ए सपोर्टिव इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प द बिजनेस फंक्शन स्मूथली एंड क्रिएटिवली। जब आपकी कंपनी का या आपके स्टार्टअप का यहाँ पे इन्वायरमेंट, ठीक है, सपोर्टिव होगा, ठीक है, और क्रिएटिव होगा, तो वहां पे जो फंक्शन करेगा, मतलब काम करेगा, वो बहुत स्मूथली करेगा, ठीक है, क्रिएटिवली करेगा, ठीक है। आप उनको अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो वो आपको वर्क भी अच्छा निकाल के देंगे, आप अच्छा पे करोगे तो आपको अच्छे स्किल्स वाले बंदे वहां पे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो बाद में एक कंक्लूजन से बता देता हूं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वह होता है जो बदले हुए माहौल के हिसाब से खुद को बदले और अपने बिजनेस को ढाल सके, ठीक है, और ग्रोथ के लिए सही माहौल बना सके, ठीक है। सही माहौल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हर किसी चीज में आप गलत बंदों को लेके स्टार्ट नहीं कर सकते, गलत बंदे आपके पास होंगे तो आपका डुबो देंगे बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए आपको सही बंदे लेके चलना है और सही माहौल बना के चलना है, ठीक है। अब ये आप बना सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे 3 चीजें मेनली मैंने बनाई है, तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। यहाँ पे क्या, एंटरप्रेन्योर वो हो गया जो हमारा पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया जो प्रोसेस ऑफ एक्शन, जो हम एक्शन ले रहे हैं, एंटरप्राइज हो गया जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम आप किसी भी आंसर में बना सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं इसी में बनाओ, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योरशिप वाला है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है तो वहां पर भी ये वाला डायग्राम आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा डायग्राम था, आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब में ही काम कर जाएगा, ओके। तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हमने 2 क्वेश्चन ऊपर वाले देख लिए हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देख के जाना, अच्छे से आपको बाकी क्वेश्चन भी समझ आएंगे, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, तो इसको देख लेते हैं। सॉरी आपको आवाज अगर थोड़ी वैसी आ रही हो क्योंकि मुझको जुकाम सा हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। फैक्टर अफेक्टिंग
एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। तो इसमें है क्या, देखो इसमें मेनली काफी सारे फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिन पर एक एंटरप्रेन्योर वर्क करता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, ठीक है, काफी सारी वेरियस फैक्टर पर से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, विच कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीड इनटू द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, कैसी आपकी देश की इकोनॉमी चल रही है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर हो गए, क्या आपके सोशल है, क्या आपका कल्चर है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर हो गए, कैसे आपके पॉलिटिशियन है, क्या क्या लीगल फैक्टर आपको ध्यान में रखने होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा, कैसे आपके पास रिसोर्सेज हैं, कैसा आपका एनवायरमेंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये काफी सारे इंपोर्टेंट फैक्टर हैं, और भी काफी सारे बन सकते हैं, लेकिन इन 6 के 6 पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम आपको स्टार्टिंग में बनाना है और एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते चला जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया, देखो ये पहला पॉइंट लिखा है जैसे मैंने, द पर्सनल फैक्टर। अब देखो इसको डरना मत कि यार इसने तो इतना सारा लिख रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखाया कि इस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो आप ये कहोगे यार इसकी कुछ ट्रिक बता दो, ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो देख लेना, इसकी एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पूरा ही मैंने एक तरीके से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया, बाद में आपको 2-3 पॉइंट ऐसे दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्सनल फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर आप इमेजिन करो खुद आप जब अपना वो खोलोगे, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट क्या बनता है कि आपके लक्षण कैसे हैं, ठीक है। किसी काम को करते हो जब आप घर बैठते हो कि देख के बालक को उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, अच्छे हैं, आगे जाके अच्छा कामयाब होगा, तो वो ऐसे ही बता देते हैं कि बालक के पाँव पालने में ही बता देते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें आती है। तो पहला ही पॉइंट वहां से आपके ध्यान रहना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसमें क्या आ जाते हैं आपके, जैसे आपका एम्बिशन हो गया, ठीक है, आप कहां तक जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपका एम्बिशन है, जैसे बोलते हैं कि आपका मकसद क्या है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। देखो कॉन्फिडेंस जो होता है, आप भी अपना हमेशा बूस्ट रखें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप कॉन्फिडेंट है ना, तो सामने वाला बंदा आपको एक बार कहेगा तो यार कुछ आता ना हो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे में, ठीक है। क्रिएटिविटी, ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है, एंड लीडरशिप स्किल, ये सारे ये जो मेन टॉपिक है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिए कि एक एंटरप्रेन्योर के लक्षण क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको तो रट्टा नहीं मारने, आपको बस ये वाली हेडिंग याद करनी है और इसमें आपको 3 लाइन में ये लिख देना है, ठीक है। कहा तो आप इनकी हेडिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना है, तो इस पे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आप इस तरीके से हेडिंग के अंदर 2-3 हेडिंग लिखोगे, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी दिखाई देगी कि यहाँ बंदे ने पढ़ा भी है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हेडिंग आपके लिए बनाई है। उसके बाद आप लिख देना, पहला तो हो गया पर्सनल फैक्टर में, उसके बाद लिख देना कि पर्सनल फैक्टर कहां से डेवलप होता है, आपके एजुकेशन से। आप सबसे पहले कहां जाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है। स्कूल में आपको एजुकेशन मिलता है, स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है। स्किल्स तो कहीं नहीं सिखाई जा रही, एजुकेशन ही मिलता है बस थ्योरी वाला, ठीक है। तो फिर भी आप लिख देना एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है। स्किल्स आप यूट्यूब से करो, कहीं से भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज देते हैं वो, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलती है आपको, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है आपके खुद के करने से, ठीक है। लेकिन ये आपको एजुकेशन में लिख देना कि वो भी हमको प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे मेन फैक्टर आता है पर्सनल फैक्टर के अंदर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, आप किस फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो इस सपोर्टिव फैमिली और बिजनेस कैन एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। जब आपके पास एक सपोर्टिव फैमिली होगी तो वहां पे आपके बिजनेस के लिए वो सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये 3 आपको बस हेडिंग याद कर लेनी है, ठीक है। एक तो हो गया हमारी कि आपके अंदर लक्षण क्या क्या है, आपकी एजुकेशन स्किल्स कैसी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तीनों हेडिंग समझ लेनी है। इन तीनों के बाद आप बना के इनमें थोड़ा थोड़ा लिखते, एक एक लाइन का ही लिखें तो आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक में भी क्या आता है, सबसे पहला कैपिटल अवेलेबिलिटी, कि आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। एक्सेस टू फंड फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग ए बिजनेस इज, अब आपके पास स्टार्टिंग में पैसा कितना है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर तो यही है हमारा। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है मार्केट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मार्केट कंडीशन कैसी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और चौथा पॉइंट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है। इसको याद कैसे रखोगे, तो सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है। नहीं है तो आपके पास कोई आइडिया है तो आप लोन लोगे, लेकिन पैसा आपको पास कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहला आता है मनी, ठीक है। मनी आपके पास है नहीं है, ठीक है, तो वो आ गया। उसके बाद मार्केट कैसा है, ठीक है, आपको बिजनेस करने से पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। अब मार्केट को भी समझ लिया, डिमांड समझ ली, ठीक है, कि क्या हमको बनाना है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन मार्केट मोटिवेट्स एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस मार्केट में डिमांड की जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या आ गया, आपका यहाँ पे अवेलेबिलिटी कैसी है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, एंड पावर फैसिलिटीज बूस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप 4th पॉइंट में बताओगे इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है, टैक्सेशन कैसा है, मतलब आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर आ जाती है बातें, ठीक है। तो 4 मेन फैक्टर हो गए, ये तो आप खुद बना के लिख दोगे, ये वाली हेडिंग याद कर लेना, ठीक है। आपको हो गया यार इतनी सारी हेडिंग बता दी, देखो इसका तो कुछ है नहीं, आपको एक डायग्राम याद करना है, डायग्राम याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसको अपनी कॉपी पे बना लो, तो ये वाली 6 की 6 हेडिंग तो आपको वैसे भी याद हो गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। तो ये हेडिंग तो आपकी ऐसे याद हो गई, और ये भी आपको केवल विजुअलाइज करके चलना कि पर्सनल में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपके लक्षण कैसे हैं, ठीक है, एजुकेशन स्किल्स कैसी हैं, और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इकोनॉमिक में बता दिया सबसे पहले
इकोनॉमिक से आपकी समझ में आया कि आपकी जेब में पैसा कितना है, मतलब कैपिटल अवेलेबल कितना है आपके पास, उसके बाद कैपिटल है तो आपका मार्केट कैसा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या है, कैसे आप उस पैसे को यूज करोगे और कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये 4 बातें इसमें होंगी। अब थर्ड पॉइंट आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली 3 मेन पॉइंट आते हैं। सबसे पहला सोशल नॉर्म्स, मतलब हाउ सोसाइटी व्यू एंटरप्रेन्योरशिप, की सोशल जो सोसाइटी होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे देखती है, ओके। उसके बाद कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, ठीक है, बिजनेस ओनरशिप आप प्रमोट करते हो, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिव सिस्टम, हैविंग मेंटर, ठीक है, रोल मॉडल्स एंड नेटवर्क हेल्प टू ग्रो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको पढ़ लेना, ठीक है, इनके अंदर आप इतनी सारी चीजें बना के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिसीज एंड लीगल फैक्टर। अब इसमें क्या है, इसमें भी मैंने इस तरीके से ही बताया, और 5 और 6 में आपको बस 2 हेडिंग बता दी, इसके बारे में आप बता देना, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में आप ज्यादा नहीं लिखना, बस एक तो मतलब आपको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करनी है वो लिख देना, उसके बारे में थोड़ा सा। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है। बस 3 बात एक्सप्लेन करनी है, वो भी कैसे करनी है वो बता देता हूं। गवर्नमेंट सपोर्ट में क्या आता है, व्हेन गवर्नमेंट्स गिव मनी, लोन स्कीम्स और हेल्प टू न्यू बिजनेसेस, इट मोटिवेट पीपल टू स्टार्ट। जब हमारी गवर्नमेंट अच्छी होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वो वहां पे लोन देती है, मनी देती है, स्कीम्स निकालती है नई नई बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, जिससे कि पीपल मोटिवेट हो अपने बिजनेस करने के लिए, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क में क्या जाता है, सिंपल रूल एंड प्रोसेस टू रजिस्टर और रन ए बिजनेस। यहाँ पे सिंपल रूल होने चाहिए, ठीक है, और जिससे कि बंदा नया रजिस्टर कर पाए, ठीक है, और रन कर सके बिजनेस को इजीली, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब इफ ए कंट्री पॉलिटिक्स आर स्टेबल, एंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव टू वरी अबाउट सडन चेंज इन लॉ, ठीक है। तो वहां पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रहते हैं कि यार कोई सा लॉ चेंज ना हो जाए, ठीक है, जिससे कि मेरा प्रोडक्ट बंद हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये गुटखा खाने वाली कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको प्रमोट करती है, कोई बैन करा देती है, कोई इनके बिल्कुल खिलाफ होती है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ और सिक्स में आता है टेक्नोलॉजी फैक्टर। टेक्नोलॉजी फैक्टर में आता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनोवेशन में आता है कि क्या क्या आपके पास न्यू आइडियाज हैं और कैसा आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें आप इन दोनों पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपके पास गुड इंटरनेट है, आप गुड सॉफ्टवेयर है आपके पास गुड मशीन है, ठीक है। तो ये सारी हमारी टेक्नोलॉजी फैक्टर में आता है, जितनी भी चीजें आपके यूज के लिए चाहिए वो आपके पास है, तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसमें सबसे पहला है मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट जो बनता है, मेन पॉइंट है एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, कि आपका रिस्क लेने के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ठीक है। तो ये 6 के 6 पॉइंट है, इनको भी आप इसी तरीके से हेडिंग बनाना, मोटिवेशन और थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में लिख देना कि अपनी टीम को मोटिवेट करना, ठीक है, अपने गोल जो सेट किया है वहां तक अपनी टीम को लेके जाना, उनकी गलतियों को सुधारना, ठीक है, और समय समय पर मोटिवेट करना, ठीक है। एटीट्यूड मतलब आपको एक ऐसा एटीट्यूड रखना है जो आप रिस्क ले भी सको, ठीक है, और कैलकुलेटेड रिस्क ले सको, ठीक है, कैसा रिस्क के प्रति आपका एटीट्यूड है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको हो गया यार इतना सारा आपने बता दिया, एक 2 पेपर पे तो ये मैंने ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से ये 2 पेपर का मैंने ही लिखा है, ठीक है। कम से कम आपको वहां पे एक पेपर का भी याद रहा तो आप आसानी के साथ वहां पे 2.5 पेपर का बना के लिख दोगे इसको, ठीक है। यूनिट 1 के क्वेश्चन है दोस्तों, तो ठीक है, आपको शुरू में अटेम्प्ट इनको करोगे तो आपके शुरू के क्वेश्चन पर वो आपकी प्रेजेंटेशन देखता है टीचर, ठीक है, तो काफी अच्छा इंप्रेशन आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको केवल पॉइंट वाइज ऐसे लिख के पूरी डिटेल में ना पढ़ाऊं, केवल पॉइंट वाइज पढ़ाऊं जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, आप वैसे चाहते हैं तो मैं उस तरीके से वीडियो बनाऊंगा। इस तरीके से पसंद आ रही है तो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको थ्योरी भी लेके बता रहा हूं मैं किस तरीके से आप। सो दोस्तों ये क्वेश्चन है 4th, इसमें हमको एमसी क्लाइंट्स जो ये थे, ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने मेनली 3 पॉइंट हमको बताए थे, तो तीनों पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या है, नीड ऑफ अचीवमेंट। तो अचीवमेंट का से मतलब क्या है दोस्तों, अचीवमेंट से मतलब दोस्तों ये है कि दिस इज डिजायर टू डू समथिंग बेटर, सक्सीड एंड रीच गोल। देखो अचीवमेंट मतलब हम आज यहाँ खड़े हैं तो हमको यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो इसको पूरा यहां से यहां तक ले जाने के लिए, ठीक है, इस चीज को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेटर करना पड़ेगा, ठीक है, समथिंग बेटर करना पड़ेगा, ठीक है, सक्सीड करना पड़ेगा, और अपने यहां तक जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। हमको क्या चाहिए होगा, सबसे जरूरी चीज है मोटिवेशन, ठीक है। जब तक हम यहाँ खड़े हैं और हमको यहाँ तक जाना है, ठीक है, ये हमारा गोल है और हम बिल्कुल जीरो पे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन, डिसिप्लिन, ये सब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मोटिवेशन हमको कब मिलता है, ठीक है, जब हमको किसी चीज की नीड ऑफ अचीवमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, प्यूपिल विद हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। कब मिलता है प्यूपिल्स को हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, सबसे पहला सेट चैलेंजिंग बट अचीवेबल गोल, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को अचीव करने के लिए आपको एक चैलेंजेबल गोल लेना होगा, ठीक है, वो भी जिसको आप अचीव कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा अनरियलिस्टिक गोल बना दिया कि जिसको आप बना तो लिया और कर स्टार्ट भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेट करो एक क्लियर गोल, ठीक है, जिसको आप अचीव कर पाओ और पूरी उसकी प्लानिंग करो, ठीक है। वर्क हार्ड, उसके प्रति ज्यादा से कड़ी मेहनत करो, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सक्सेस, और अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई खुद लो, ठीक है। कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई आपका टीचर कुछ नहीं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई आपका दोस्त कोई कुछ नहीं, कुछ
हेल्प नहीं करने वाला जब तक आप खुद हार्ड वर्क नहीं करोगे, ठीक है। हार्ड वर्क इज द मेन 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एंड उसके बाद आता है लव, ठीक है। लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड गेटिंग रिजल्ट, ठीक है। प्यार से अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है उसको लिखो, ठीक है। उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो लिखो, सोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम ही खत्म करो, ठीक है। नहीं तो छोड़ दो उसको भगवान भरोसे, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं पेपर पे आप लिखो उन प्रॉब्लम को, और क्या क्या उनसे रिजल्ट आ सकते हैं वो लिखो, ठीक है। जो सा रिजल्ट आपको लाना है उसके लिए आप मेहनत करो, ठीक है। इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ये होती है हमारी अचीवमेंट मोटिवेशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल भी लिख देना, इफ यू आर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, जैसे कि एक व्यक्ति स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट है, ठीक है, या तुम ही पैशनेट हो स्पोर्ट्स के लिए, यू माइट प्रैक्टिस एवरी डे टू विन ए मेडल। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी एक मेडल को जीतने के लिए, ठीक है। तो कुछ अचीव करने के लिए हमको मोटिवेशन चाहिए होता है, सबसे पहले हमको ये बताया है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इन्होंने ऑथर ने बताया था, मैकलेंड्स ने ये बताया था, नीड ऑफ पावर। जब हमको पावर चाहिए होती है तब हमको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो हमको पावर क्या मिलेगा, दिस इज डिजायर टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल अदर एंड हैव ऑथोरिटी, ठीक है। जब आप किसी भी बड़े ऑफिसर को देखते हैं, आईएएस पीसीएस, ठीक है, या फिर और बड़े अधिकारी को देखते हैं, पीएम को देखते हैं, सीएम को देखते हैं, तो यहाँ से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि यार इनके आसपास तो काफी सारी सिक्योरिटी है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास पावर है, ये कहीं भी किसी भी विभाग में जाते हैं अपना दबदबा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पावर है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और आप भी अदर लोगों को कंट्रोल कर पाए, आप भी एक बड़ी अथॉरिटी बने, ठीक है। तो इसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि आप भी एक दिन यहाँ पे होंगे, ठीक है, इस मुकाम पे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये वाली थ्योरी भी काम करती है। पीपल विद हाई पावर मोटिवेशन, इसके लिए क्या है, वांट टू लीड और गाइड ए ग्रुप, ठीक है, एंजॉय बीइंग इन चार्ट एंड मेकिंग डिसीजन, ठीक है, लाइक टू फील इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट है, मतलब वांट टू लीड और गाइड ए ग्रुप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपको लीड करना आना चाहिए ग्रुप को, ठीक है। आपको खुद में एक वो जो चीज बननी है उसको देखता आना चाहिए, ठीक है। इंजॉय बीइंग इन चार्ज, ठीक है, एंड मेकिंग डिसीजन, ठीक है। आप इसको एक एग्जांपल समझो, सिंपल मैंने एग्जांपल लिख दिया, इफ यू आर द कैप्टन ऑफ ए फुटबॉल टीम, अगर आप एक कैप्टन एक टीम के, ठीक है, इस तरीके से समझो, यू मे इंजॉय गिविंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड मोटिवेटिंग अदर टू विन द गेम। आपको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए या उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी खुद मोटिवेट होना होगा अंदर से, ठीक है। अगर आपका एक गोल चल रहा है, ठीक है, ठीक है, या आप कबड्डी का गेम खेल रहे हो, तो आपका टीम मेंबर जब लीड देने गया है तो आपको उसको मोटिवेट इस तरीके से करना होगा कि वो डिप्रेस ना हो जाए खुद ही, कि आपने उसको धमका दिया कि बिना पॉइंट लेके लीड लेके आ गया तो भाई अगली बार से नहीं खिलाऊंगा, इस तरह तो वो वहीं दम तोड़ देगा। जब आप ये बात कहोगे उसको इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो जीत के आए, ठीक है। अपनी इंस्ट्रक्शन को इतनी इंजॉयबल बनाओ, ठीक है, अपनी टीम को हमेशा खुश रखो, ठीक है, और जो भी उनकी नीड है वो पूरी करो और उनको मोटिवेट करते रहो और दिखाओ अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल दिखाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नीड ऑफ पावर में आती है, ठीक है। उसके बाद नीड ऑफ एफिलिएशन, एफिलिएशन में क्या आता है, एफिलिएशन मींस, ठीक है, इसका भी आप एग्जांपल से समझ लो, इफ एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद योर क्लासमेट एंड हेल्पिंग ईच अदर विद स्कूल प्रोजेक्ट, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। सपोज करो कि आपके क्लासमेट है, ठीक है, आपके स्कूल प्रोजेक्ट या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, यू हैविंग ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ एफिलिएशन, आपको स्ट्रॉन्ग नीड पड़ेगी ही एक अच्छी रिलेशनशिप की। अगर आपके फ्रेंड अच्छे नहीं है, ठीक है, इसका मतलब रिलेशनशिप से समझ सकते हैं एफिलिएशन में संबंध कैसा है, मतलब संबंधिता, ठीक है। तो मतलब दिस इज द डिजायर टू बिल्ड रिलेशनशिप, कि आपके दोस्तों के साथ आपकी बातचीत कैसी है, ठीक है। वो आपके प्रोजेक्ट में एक ऐसा नहीं कि 10 बंदों की टीम है तो उसमें से 2 ही काम कर रहे हैं, 8 खत्म है बिल्कुल, जिनकी कोई वो मतलब नहीं है, तो उनको टीम में से ही निकालो, उनके बदले 2 और अच्छे ऐसे बंदे रखो जो टीम में कम से कम काम तो करेंगे, ठीक है। मेक फ्रेंड्स एंड बी लाइक्ड बाय अदर, ठीक है। पीपल विद हाई एफिलिएशन मोटिवेशन, इसमें क्या आता है, वैल्यू फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क, ठीक है। एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप निभाने का मतलब यह है एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे के कठिन टाइम में एक दूसरे का साथ देना, ठीक है। फील हैप्पी व्हेन दे आर एक्सेप्टेड एंड एप्रिशिएटेड, ठीक है। आप खुश होंगे दूसरों की तरक्की भी देख के, ठीक है, और जो तुम्हारी तरक्की में खुश हो रहे हैं वो भी आपके फ्रेंड ही है, ठीक है। ये नहीं कि आपका दोस्त को अवार्ड मिला और दूसरे चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्क वेल इन ग्रुप्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है जब आप ग्रुप्स में काम करते हैं, ठीक है, और अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो खत्म ही रहते हैं बिल्कुल, उनसे ग्रुप में करवा लो, अकेले करवा लो, काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेन कंक्लूजन इनका 3 पॉइंट ये थे, अचीवमेंट, पावर और एफिलिएशन। जितना भी इन तीनों पॉइंट के बारे में आप बता सकते हो बताओ, हद से ज्यादा जितना भी आप लिखा जा सकता है। द नीड टू ग्रेट थिंग एंड बी सक्सेसफुल, पावर हमको दिखाती है द नीड टू लीड एंड इन्फ्लुएंस अदर, द नीड टू मेक फ्रेंड एंड फील कनेक्टेड। तीनों चीजों का अलग अलग काम है। अचीवमेंट की नीड हमको चाहिए क्यों है, सक्सेसफुल होने के लिए, ग्रेट थिंग को, अच्छी चीजों को पाने के लिए, ठीक है। पावर की नीड क्यों है, दूसरों को लीड करने के लिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एफिलिएशन की नीड क्यों है, अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे रिलेशनशिप और फील कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है। तो तीनों मोटिवेशन के काम यहाँ पे है। तो तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन इतना सही है, ठीक है। आप कह रहे होंगे इसमें तो भाई इतनी सारी हेडिंग रखी है और छोटा सा बता रहा है, तो इसको एक पेपर में समराइज कर दिया है मैंने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। द एंटरप्रेन्योरियल
कॉम्पिटेंसीज एंड ट्रेट्स। यहाँ पे मतलब क्या है, देखो दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट कॉम्पिटेंसीज का बन जाता है, दूसरा ट्रेट्स मतलब लक्षण, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, मतलब पैशनेट होना चाहिए वो अपने, ठीक है, बिजनेस को लेकर के, इनोवेशन कर सके ऐसी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए उसमें, सेल्फ मोटिवेट हो, ठीक है, रिस्क टेकिंग हो, एबिलिटी हो, विजनरी थिंकिंग हो। तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने पीछे पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप फिर भी एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने एक एक लाइन, पैशनेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लव एंड कमिटमेंट टू देयर बिजनेस आइडिया, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 8 हेडिंग आपको उसके राइट्स में लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लक्षण है आटो के आटो इनमें लिख देना है। कंसिस्टेंसीज देख लेते हैं, इसमें क्या है, देखो 8 ही पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब इनमें आपको बताना क्या है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इट्स रेफर टू स्किल, एबिलिटी एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। यहाँ पे हमको उसकी स्किल्स, एबिलिटी, पर्सन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बताना है कि जिससे वो सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता ही, ठीक है। इसमें आप लिख देना अपॉर्चुनिटी का रिकग्निशन, मतलब एबिलिटी टू स्पॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटी अर्ली। यहाँ पे इसका मतलब यह है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन का मतलब आप अच्छी से अच्छी और जल्दी से जल्दी किसी भी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करें, मतलब उनको देखें, ठीक है, और उन पर वर्क करना स्टार्ट करें। ये नहीं कि आज 5G आ गया तो आज से 5 साल बाद आप 5G लॉन्च कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब 5G आ चुका है, ठीक है, तो आपको यहीं पे उसके साथ compete करना होगा, ठीक है। अभी नहीं, 1 साल के अंदर ही अंदर आपको 5G लॉन्च करना होगा, तब आप आज के 5G जो सिम कार्ड है उनके साथ compete कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में से G7G भी लॉन्च हो सकता है, ठीक है। तो आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आपको बनानी होगी। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी सारी इसमें ही आती है। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये 8 पॉइंट मेन इसमें है, ठीक है, और ये 8 पॉइंट इसके लक्षणों में है, ठीक है। तो ये चारों 8 के 8 पॉइंट आपको दोनों दोनों में लिखने हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट सिमिलर सा भी लिख देना तो उसमें भी कोई पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि सिमिलर से ही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि आपको इसको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये बता दूं मैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले ये वाली मेन वाली हेडिंग लिख के, ठीक है, और ये वाली हेडिंग लिख के, ठीक है, ट्रेड्स वाली, और बीच में एक कॉलम कर लेना, ठीक है, कॉम्पिटेंसीज की इधर और ट्रेड्स की इधर, और दोनों की 8 हेडिंग अपने नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। आप बना के तो इनके बारे में खुद भी लिख पाओगे, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन एक बार हेडिंग भी बिना देखे लिख के देख लेना, ठीक है। उससे फायदा ये होगा एग्जाम में 8 की 8 दोनों तरफ की साइड बाय साइड करके ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेंगी, ठीक है। समझा मैंने बताया क्या, एक पेपर लेना रफ पेपर, उसके बीच में लाइन खींचना, 8 हेडिंग इधर भी लिख के देख लेना, ये वाली हेडिंग डाल के, और ये वाली 8 हेडिंग इधर लिख के देख लेना, ठीक है। उससे फायदा होगा एग्जाम में आपको भूलेंगे नहीं हेडिंग, और ये हेडिंग आप अदर क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सिमिलर सी है, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी हेडिंग याद होगी उतने ज्यादा पॉइंट आप बना के लिख पाओगे, ठीक है। तो ये एक बार लिख के देख लेना दोस्तों, बस कहना ये चाहता हूँ, लिख के देख लेना एक बार, ठीक है। और आप बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंट्रेप्रेन्योर, ठीक है। अब इसमें है क्या, आपने एंटरप्रेन्योर पहला एक सब्जेक्ट था आपके कोई सेमेस्टर में होगा, 3rd ईयर में, ठीक है, 5th में हो या 6th में हो मैं नहीं जानता, लेकिन होगा जरूर, जो एंटरप्रेन्योर नाम से ही होगा, ठीक है। वहां पे आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा, पहले लॉन्ग में आता था लेकिन अभी आएगा शॉर्ट में, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6th क्वेश्चन में लिख दिया एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंट्रेप्रेन्योर, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लेना, 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में आ सकता है, इसके साथ 5 नंबर में कुछ और लगा देगा वो, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी बना देता है, लेकिन 2 नंबर में तो आएगा ही, ठीक है। तो मैंने इसके 5 नंबर के हिसाब से लिखा है, आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग कम करके लिख देना, ठीक है। डेफिनेशन में क्या आता है, एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट एंड मैनेज देयर ऑन बिजनेस, ठीक है, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मैनेज करते हैं वो हमारे एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं वो उनके बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, मतलब उनके एम्प्लॉय होते हैं। एन एम्प्लॉय हु इनोवेट एंड टेक रिस्क विद ए कंपनी, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। सिंपल सा आप ये समझ लो, ठीक है। ओनरशिप यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर खुद कंपनी का मालिक होता है, ये क्या होता है, ये उसका नौकर होता है, ठीक है। सिंपल उसकी कंपनी वर्क कर रहा होता है, वर्क फॉर ए कंपनी एंड इट डज नॉट ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस को ऑन नहीं करता, ठीक है। रिस्क में क्या आता है, ये टेक पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क, ये खुद का रिस्क लेता है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, ये दूसरों के लगाए हुए पैसे पर ही वर्क कर रहा होता है, इसका कोई इंडिविजुअल यहाँ पे योगदान नहीं होता, जाएगी तो बस जॉब जाएगी, ठीक है, इसका कोई पर्सनल पैसा यहाँ पे बर्बाद नहीं हो रहा होता। फोकस, ये क्या फोकस करता है, फोकस ऑन बिल्डिंग ए न्यू बिजनेस वेन्चर, यहाँ पे फोकस रहता है जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पर, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है, रिसोर्सेज, ठीक है, अरेंज रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, ठीक है, मैन पावर, ठीक है, कितनी आपको मैन पावर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे आपको यूटिलाइज द कंपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्स, आपको केवल कंपनी में जो पहले से रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, खुद से कोई रिसोर्स बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ठीक है। बस एक मालिक और एक कंपनी के एम्प्लॉय में क्या अंतर है, बस ये दोनों आपको बताना है, दोनों पॉइंट में, ठीक है। जितने से ज्यादा आप बता सको उतने बता देना। एग्जाम्पल इसके होगा इलोन मस्क, और यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय लिख देना गूगल का या कोई भी, ठीक है। बस यही है, एक मालिक हो गया, एक उसका एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 6th पॉइंट। अब देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आ जाता है। तो कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं, देखो पहला ही टाइप है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव का मतलब है जो समथिंग न्यू क्रिएट करते हैं, जैसे कि आज तक क्या पृथ्वी पे आज तक डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, क्या डेवलप नहीं हुआ आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आप क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च करना चाहते हैं, बस एक कमेंट जरूर कर देना यार कि आप क्या डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है।
इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर अगर आप बने तो आप क्या डेवलप करना चाहते हैं कमेंट कर देना, ठीक है। क्रिएट समथिंग न्यू, जो कुछ न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आपको क्या क्रिएट करना है आप ये एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक है। एक वो होते हैं जो कॉपी करते हैं दूसरों का सक्सेसफुल बिजनेस चलता हुआ देखते हैं किसी का, तो उसी का प्रोडक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और सोशल एंटरप्रेन्योर भी होते हैं जो सॉल्व करते हैं किसकी, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थ्रू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद टेक्नोपियर, मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ इनोवेट करते हैं, ठीक है, इनोवेटिव करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोई लॉन्च कर दिया या फिर कोई भी ऐप बना दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सीरियल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं स्टार्ट मल्टीपल बिजनेस वन आफ्टर द अदर, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कड़ी में चलता है काम, यहाँ पे जैसे एक बिजनेस आपने अच्छा बना ले तो आप उसके साथ ही मिलता जुलता बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सीरियल वाइज चलता है। एक बिजनेस अच्छा चला तो आपने दूसरा भी स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से चलते जाते हैं आप। लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ पे आपको बिल्ड बिजनेस टू सपोर्ट देयर लाइफ स्टाइल गोल रेदर देन जस्ट प्रॉफिट। ये कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए ही, बस अपने लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं रेदर देन प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। यहाँ पे वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो आपसे कितना ही लिखवा लो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है क्या क्या चीजें हैं चल रही है इस टाइम पे, और जितने भी आपके अलग एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हैं वो भी एक्सप्लेन इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख देना बस। इतने 5 पॉइंट भी लिख दोगे वो बहुत है, 4 भी लिख दोगे वो भी बहुत है, ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से। लेकिन इसका आंसर दे देना इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में समथिंग क्रिएट न्यू, कि आप क्या न्यू करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लगभग आपको करा दिए हैं यूनिट 1 से, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 2 में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया एंड इनोवेशन, ठीक है। इस यूनिट को, ठीक है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक कमेंट और कर देना कि दोस्तों आपको ऐसे जैसे मैंने प्योर नोट्स लिख के पढ़ाया इस बार, ठीक है, मेन पॉइंट नहीं बताए, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन वो भी समझाया मैंने, समझाने की कोशिश की, ठीक है। और जितना ज्यादा मैं बता सकता था बताने की कोशिश की। और आप चाहते हैं कि बस मेन पॉइंट बताऊं और जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं, तो वैसे भी बता देना, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।